of practical determination of practical determination of practical determination of end correction, कि अगर आपको वर्नियर कैलिपर या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करने के अलावा अगर आप प्रैक्टिकली चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर पाइप का एंड करेक्शन निकालना, तो कैसे निकाल सकते हो? नाउ वी नो दैट फॉर अ पाइप open at both the ends, for pipe, पहले ये कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन, फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हम वेलोसिटी निकाले तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n1 इंटू l. करेक्ट है. अब हम क्या करेंगे, हम दो पाइप्स लेंगे और दोनों पाइप्स के एंड करेक्शन को हम क्या करेंगे, दोनों पाइप्स का जो डायमीटर है, मींस वी विल टेक टू पाइप्स ओपन एट बोथ द एंड्स, और दोनों पाइप का जो लेंथ होगा वो अलग होगा. विल टेक डिफरेंट लेंथ्स L1 एंड L2, बट दोनों का जो डायमीटर होगा द डायमीटर विल बी सेम. और हमको पता है कि एंड करेक्शन कहीं ना कहीं डायमीटर पे डिपेंड करता है, लेंथ प्लस डायमीटर पे डिपेंड करता है. करेक्ट है. सो विल टेक टू लेंथ्स L1 एंड L2 and we will keep the diameters of these both the pipes will be same. Okay, so velocity of sound in air यहाँ पे भी same होगा, यहाँ पे भी same होगा. So v is equals to, for say first pipe, v is equals to 2 into n1 l1 is equals to 2 into n2 l2. करेक्ट है. इसमें जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी साइज बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी अलग आएगी क्योंकि वेवलेंथ अलग आएगा इसके अंदर. क्लियर. सो here it will be 2 into n1 l1, 2 into n2 l2. Okay, but diameter of both the pipes I have kept same, so that हमारा जो end correction दोनों के लिए हो वो same हो. ठीक है. so velocity in both will be same, 2 into n1 l1, 2 into n2 l2. now अब इन दोनों को सामने लेकर आते हैं. 2 n1 l1 is equals to 2 n2 l2, 2 got cancelled, n1 l1 is equals to n2 l2. नाउ मुझे पता है L क्या होता है, व्हाट इज L1. अगर मैं इसके ओरिजिनल साइज के हिसाब से लिखूं, सो L1 is L1 plus 2 times of E, so N2 into L2 plus 2 times of E. because diameter same है तो दोनों का end correction will be same. okay, so let's multiply it inside. N1 L1 plus N1 into 2E is equals to N2 L2 plus N2 into 2E. अब E वालों को साथ में लेकर आते हैं. ओम हमने पीछे किया है ना. एंड करेक्शन क्या था? एंड करेक्शन वाज व्हाट, क्या था तुम्हारा? व्हाट इट मींस, आपका ओरिजिनल लेंथ प्लस आपका एंटीनोड कितना ऊपर आ रहा है वो. सो दोनों साइड करेक्शन करना पड़ेगा ना. आपका एंटीनोड थोड़ा ऊपर आता है, याद है ओम? सो दिस आपका जो करेक्टेड लेंथ होता है वो ये वाला पार्ट होता है. मैंने आपको ये डायग्राम में, हर पाइप डायग्राम में आपको मैंने ये शो किया है कि योर L1 is E, this is your capital L1 is this original length plus this two end corrections in pipe open at both the ends. क्योंकि दोनों में एंटीनोड थोड़ा बाहर निकल जाता है, बाहर यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, तभी तो उनको एंड करेक्शन करना पड़ा. ओके, सो यह N1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, N2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ. वी गॉट दिस इक्वेशन. E वाले इक्वेशन को साथ में लाते हैं और ये वाले इक्वेशन को यहाँ लेके जाते हैं. N1 L1 minus N2 L2 is equals to N2 into 2 times of E minus N1 into 2 times of E. अब यहाँ से जो कॉमन कर सकते हो करो. N1 L1 minus N2 L2 is equals to N2 minus N1 into 2 times of E. सारी चीजें को नीचे भेज दो.
So you'll get E is equals to N1 L1 minus N2 L2 upon 2 times of N2 minus N1. So in this way you can go for practical determination of E. अगर आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट पाइप की, आपको पता है कि उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है सेकेंड पाइप की और आपको पता है कि उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, 2 टाइम्स ऑफ N2 minus N1. Okay, so you'll get the end correction here. अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी की एक फ्रीक्वेंसी बड़ी हो गई, सी ऑलवेज रिमेम्बर एंड करेक्शन विल बी पॉजिटिव. तो अगर कभी ऐसा हो रहा है तो आप उस हिसाब से N2 को बड़ा रखो और N1 को छोटा रखो, उस हिसाब से यू कैन मेंटेन सो दैट यू विल गेट द एंड करेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव, क्योंकि इट इज ऑलवेज गोइंग टू गेट एड अप, ऐड ही होने वाला है वो. इट इज नेवर गोइंग टू बी गेट सब्ट्रैक्टेड, माइनस नहीं होगा एंड करेक्शन, हमेशा ऐड ही होगा. सो यू हैव टू ऑलवेज टेक अ मैग्नीट्यूड. Okay, and direct formula for this we have already done. It is 0 0. It is for particularly E is equals to 0.3 times of D. ये एक तरीका तो है ही निकालने का, easiest way. कि आप डायमीटर किसी तरीके से पता करो, उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, you will get the end correction. So these are the two formulas for end correction to calculate the end correction. Are you clear? जरा इसको ध्यान से देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, otherwise we will go ahead with second topic. That is second part. पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. हमने 2 पाइप्स ली है सेम डायमीटर की, बट दोनों का लेंथ अलग अलग रखा है. एक का लेंथ L1 है, दूसरे का लेंथ L2 है. हमको पता है वेलोसिटी तो दोनों में ही सेम होगी बिकॉज इट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के से ये हमने निकाला है 2 टाइम्स ऑफ N1 L1 and this is 2 times of N2 L2. So we have just done the simplification here. कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. एक बार पूरा इक्वेशन गो थ्रू कर लो, कुछ है प्रॉब्लम तो पूछ लो. याद रखना इन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स आपको दोनों साइड का एंड करेक्शन लेना होता है, इसीलिए आप ओरिजिनल लेंथ में 2 टाइम्स ऑफ E को ऐड करते हो, और E का मतलब एक E का मतलब होता है 0.3 टाइम्स ऑफ D. ठीक है, तो यहाँ पर आप जब 2 टाइम्स E करोगे तो ये 2 इंटू 0.3 टाइम्स ऑफ D हो जाएगा. ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आपको क्वेश्चन में वो बोलेगा पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड and the end correction of the pipe is this. So you have to keep it in mind that you are going to add your this end corrections, both end corrections with this original length to find the corrected length. So you have to keep this in mind. Clear? And ये क्यों करना पड़ रहा है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, क्योंकि यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स आर फ्री, इसकी वजह से एंटीनोड एकदम एंड पे बनने के बदले थोड़ा ऊपर बन जाता है. सो करेक्टेड जो लेंथ होता है आपका वेव का वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, and that is all because of that is all totally depends upon the this diameter of your particular organ pipe. Clear with the part? Should I go ahead with the next topic, next condition? Let's try to have the next condition, that is pipe closed at one end. आप जरा बताओ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में क्या कर सकते हो. सेम आपको वही फॉलो करना है जो ऊपर किया है. जरा अपने पास बुक और पेन लेके बैठना बिकॉज वी आर गोइंग टू डू सम सम्स टुडे. पाइप क्लोज्ड एट वन एंड पे कोई बताएगा मुझे कैसे शुरुआत कैसे करोगे? एनीवन प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो तो ही नींद से जागोगे. कर सकते हो बट स्टिल आपको अलग अलग तरीका आना चाहिए. ओम, जब आप रिसर्च के लिए जाते हो या आप कुछ बड़ी चीज के लिए जाते हो आपका अलग अलग तरीका आना चाहिए. अगर लेटेस्ट कंसिडर आपको सम में डी नहीं दिया है, आपको यही सब चीजें दे दी है, तो ये फॉर्मूला भी तो आपको आना चाहिए ना, तो आप ही कैलकुलेट कर पाओगे. फॉर मेकिंग यू मेसी हो सकता है आपको स्मॉल डी ना दे, वो आपको N1 L1 N2 L2 N2 minus N1 दे दे, तो आपको ये फॉर्मूला भी आना चाहिए ना, आपको ये डिराइव भी करने आना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, आपको ये चीजें क्लिक क्यों होनी चाहिए. चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला क्लिक करो जरा. पाइप क्लोज दैट वन एंड कैसे करोगे? लो जरा पेन और बुक लो, फटाफट सॉल्व करो, जरा बताओ कैसे करोगे. स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन. जरा नींद को साइड करो अपने अपने, मैं देखने वाली हूँ.
फटाफट सॉल्व करो और बताओ कैसे करोगे, सो दैट हम लोग सम्स के साथ जाए। हाँ ठीक है, 2 मिनट रुकती हूँ, बट जल्दी करो। क्या पहले मिस? ये बताओ, अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हो, यहाँ पर क्या आएगा? Is 4n1l1 equals to 4n1l1 ऐसे, और यहाँ पर 2 ही लोगे या सिर्फ ई लोगे? e लेंगे सिर्फ। ई Exactly. चलो लेंगे। फटाफट सॉल्व करके मुझे ई का क्या वैल्यू आता है बताओ जरा, क्या फॉर्मूला आता है, जल्दी डिराइव करके दो। यही आया क्या सबको? हाँ मिस। हाँ मैम। आया? हाँ मैम। ठीक है, चलो अभी सम से स्टार्ट करते हैं। विल गो अहेड विद द सम्स नाउ। होप आपको सारी चीजें याद है। सम से स्टार्ट करें। मैं पहले आपको सम देती हूँ, आप ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। व्हाट इज द सम? लिख के ले लो कंडीशंस क्या क्या है। एन एयर कॉलम ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर। आपको एक एयर कॉलम दिया है। एयर कॉलम मीन्स लेंथ ऑफ द यू कैन से लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप जिसपे हम बात करने वाले हैं। ओके उस लेंथ का, उस पूरे वेव के लेंथ का उन्होंने जो साइज दिया है, उस वेव का साइज दे आर सेइंग इट इज योर एल इज 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर मीन्स 0.17 मीटर। सी एयर कॉलम का लेंथ बता रहा है, मीन्स दे हैव टॉक्ड अबाउट द ओरिजिनल सॉरी लेंथ ऑफ एन वेव। यहाँ पे उन्होंने एंड करेक्शन देने के बदले ऐसे ही दे दिया कि इट इज एन लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम, तो आपका एंड करेक्शन का टेंशन खत्म हो गया। सीधा उन्होंने बता दिया कि टोटल इज 0.17 मीटर्स, दैट इज 17 सेंटीमीटर्स। और क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। आपको फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज पाइप क्लोज्ड एट वन एंड and the second condition is pipe open at both the ends. चलो फटाफट सॉल्व करके दो। पीथ ओवरटोन पे अगर एल का वैल्यू उन्होंने 0.1, यहाँ पे एंड करेक्शन जैसा कुछ नहीं लिया, उन्होंने सीधा बोल दिया लेंथ इज 17 सेंटीमीटर। अगर एंड करेक्शन नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है मींस दे आर निग्लेक्टिंग द योर एंड करेक्शन का कंडीशन, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। फटाफट सॉल्व करके दो। पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। फिफ्थ ओवरटोन की आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फटाफट एवरीवन। पहले ये बताओ फिफ्थ ओवरटोन पे कौन सी हार्मोनिक की बात करोगे आप? पहला कंडीशन ए में पाइप क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स, सॉरी पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। कैसे निकालते हो? फिफ्थ ओवरटोन पे क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? प्लीज आंसर गाइस, देख के करोगे चलेगा बट आंसर करो सो दैट यू आर इन्वॉल्वड इन द सम, अदरवाइज मुझे कैसे समझेगा आपको आ रहा है? पाइप क्लोज्ड एट वन एंड पे फिफ्थ ओवरटोन के लिए कैसे निकालोगे? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? NP is equals to 2P plus 2p 1. plus 1 into n. 2p plus 1 into n.
मतलब पहला कंडीशन तो ये है कि मुझे n निकालना पड़ेगा, हाँ करेक्ट है ना? हाँ तो n का क्या फॉर्मूला है? पाइप क्लोज्ड एट वन एंड आएगा, बोथ एंड नहीं आएगा। पाइप क्लोज एट वन एंड पे क्या क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है everyone? V What is the upon formula for 4L V fundamental upon frequency? 4L 4L plus T. V upon 4L. Velocity of sound in air at room temperature is 3 into 340 meter 10 per second. ठीक है? So here V by 4L 340 4 into correct. Solve it and get the answer. बताओ जरा क्या आएगा जल्दी everyone. कुछ लोगों की आवाज सुन के बाकी लोग बस शांत से बैठे रहते हैं। आकाश Hello, ma'am. 5 into 10 raised to 2, that is 500 hertz you are getting. Yes, ma'am. आकाश कर रहा है ना? हेलो मैम। सूरज हाँ बोलो। मैम ए और बी कंडीशन अभी आपने सेम ही कर कर रहा हूँ। पाइप क्लोज एट वन एंड और पाइप ओपन एट वन एंड, दोनों का मतलब सेम ही हो गया। सॉरी बोथ एंड आएगा मैम वहाँ नहीं, ऊपर बोथ आएगा और यहाँ वन ही आएगा। पाइप ओपन एट बोथ एंड और पाइप क्लोज एट वन एंड। बच्चा, ये ओपन एट बोथ द एंड का कंडीशन नहीं है, हाँ मैम, ये क्लोज वन एंड का एट कंडीशन है। वन एंड है ना। हाँ तो वन एंड के कंडीशन, ओके सॉरी मैंने Yes, ध्यान नहीं ma'am. दिया। और बी पार्ट में बहुत है। वो आपने मैंने बराबर correct- लिखा था, फिर आपने गलत हाँ कर मैंने दिया। शायद मिस्टेक कर दिया, वो कंटिन्यूअस होने की वजह से। ओके यहाँ पे बोथ आएगा, करेक्ट है, और यहाँ पे ओपन वन एंड ही आएगा। Yes. ठीक है फाइन। जरा बताओ अभी एनपी कितना आ रहा है? कैलकुलेट किया एनपी सबने? निकालो जरा एनपी कितना आ रहा है फिफ्थ ओवरटोन के लिए। फिफ्थ ओवरटोन मतलब यहाँ पे P5 डालने वाले हो आप। और कौन सा हार्मोनिक है वो भी बताना जरा। 573 नहीं आ रहा है ओम, ओम का एकदम अलग आता है। सब बोलेंगे 1.1, ओम 1100 लिख के आएगा बाहर, करेक्ट है। सो यू आर गेटिंग एनपीएस 5500 हर्ट्ज। Okay, fine. So can you give me which harmonic it is? Fifth overtone पे कौन सा harmonic है इसका ये? 11th harmonic. हाँ Yes. 11th It is 11th harmonic. कैसे पता चला? आपने यहाँ पे 5 डाला, 2 into 5 is 10, 10 plus 1 is 11, means 11th harmonic के बारे में बात कर रहा है। So कभी-कभी instead of saying fifth overtone, वो आपको सीधा बोल सकता है 11th harmonic, तो आपको इतना दिमाग लगाने की फिर जरूरत नहीं है, फॉर्मूले नहीं, डायरेक्ट 11th harmonic है तो 11 टाइम्स ऑफ n करके आप सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? ऐसा नहीं करना कि 11th हार्मोनिक बोल रहे हैं तो p की जगह 11 डाल के फिर निकालना। नो, दिस p is all for overtone, it is not for harmonic, so you have to keep these things in mind. नहीं समझा? क्या नहीं समझा ओम? अरे ओम देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे उसने बोला फिफ्थ ओवरटोन, तो मैंने p की जगह पे 5 डाल दिया, जिससे मुझे कौन सा हार्मोनिक था? 2 into 5 plus 2 into 5 is 10, 10 plus 1 is 11, means we are talking about 11th harmonic. कभी कभी वो लोग सम्स में क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ओवरटोन के टर्म्स में नहीं देते, आपको हार्मोनिक के टर्म्स में दे देते हैं। वो बोलते हैं कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट 11th हार्मोनिक, तो 11th हार्मोनिक आने के बाद ऐसा नहीं करने का कि p की जगह पे 11 डालने का, वो सम को ध्यान से पढ़ने का कि 11th हार्मोनिक बोल रहा है मतलब ये पूरा हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करता है, तो सीधा यहाँ पे 11 into n कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो p है ये ओवरटोन है, ओवरटोन की जगह पे हार्मोनिक का नंबर इंट्रोड्यूस नहीं करने का। समझ में आया मैं क्या बोली? ओम मतलब मैम वो समझा? जो बोल रहे हैं 2p plus 1 is equal to 11, वैसा ना? हाँ, अगर हार्मोनिक के टर्म्स में दिया तो। हाँ समझा? ओके, फाइंड द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन बताओ जरा, सेकंड कंडीशन कितना आ रहा है बताओ जरा एवरीवन। फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज आ रहा है। 6000 ओके, सेकंड कंडीशन में n आपका 6, अच्छा np निकाल लिया गया सबने, 6000 हर्ट्ज आ रहा है, करेक्ट है। लेट्स गो अहेड विद द सेकंड सम।
ट्राई करते हैं क्या बोल रहा है सेकेंड सम में. Here we need to prove something. सेकेंड सम में हमको कुछ प्रूव करना है. हमको ये प्रूव करना है कि हम अगर सेम लेंथ का ऑर्गन पाइप ले, दैट इज योर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, एक पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है और दूसरा पाइप क्लोज्ड एट ओपन एट बोथ द एंड्स है. लेंथ वगैरह सब सेम रखे, सब कुछ सेम रखना है हमको, सब कुछ. तो हमको ये शो करना है कि कभी भी इसमें और इसमें एक पर्टिकुलर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसमें और इसमें कभी भी सेम वेवलेंथ नहीं आ सकता. मतलब अगर मैंने n1 फ्रीक्वेंसी ली है, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक पे कभी ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर जितना वेवलेंथ का वेव इंट्रोड्यूस हुआ है उतना ही वेवलेंथ का वेव इसमें भी इंट्रोड्यूस हो जाए. दे विल बी ऑलवेज डिफरेंट. वी नीड टू प्रूव that at any of the frequency, भले इनका लेंथ सेम हो, इनका डायमीटर सेम हो, इनका सब कुछ सेम हो, बट फिर भी अगर एक फ्रीक्वेंसी पे मैं दोनों की वेव्स देखूं, दोनों में जो वेव्स देख रही हूँ, जो वेवलेंथ देख रही हूँ, वो डिफरेंट आएगा. इन दोनों के अंदर लेंथ सेम होने के बाद भी जो वेवलेंथ की वैल्यूज है, से ऑफ कोर्स वेवलेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसीज भी अलग होगी. आई कैन नॉट से सेम फ्रीक्वेंसी. दोनों का लेंथ सेम होने के बाद भी, दोनों का लेंथ सेम होने के बाद भी, डायमीटर सेम होने के बाद भी, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, सेम डायमीटर सेम लेंथ होने के बाद भी कंडीशंस अलग अलग है. तो कोई भी ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, कभी भी ऐसा फ्रीक्वेंसी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों के पास सेम वेवलेंथ के वेव्स आएंगे. नेवर एवर. क्योंकि कंडीशन ऑलवेज, और ये कंडीशन में तब की बात कर रही हूँ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस, जब वेव्स प्रॉपर्ली सेट हो रहे हैं अंदर, वैसे कंडीशंस की बात कर रही हूँ. जबरदस्ती चाहो तो आप कुछ भी करवा सकते हो, बट जो नेचुरल कंडीशंस है कि वेव इजिली इसके अंदर एडजस्ट हो पा रहा है. आपको पता है मैं एडजस्ट हो पा रहा है इसका मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना लेंथ है उस हिसाब से, और जो कंडीशंस है कि एट हियर आई वांट एंटी नोड एंड हियर आई वांट नोड, हियर आई वांट नोड, सॉरी एंटी नोड एंड एंटी नोड, ये कंडीशन को फुलफिल करते हुए कभी भी दोनों में सेम वेवलेंथ नहीं मिलेगा हमको. नेवर. लेट्स ट्राई टू प्रूव इट फॉर योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल के लिए प्रूव करके दिखाओ. जरा सोचो इसके बारे में क्या कर सकते हो. आप चाहिए तो डिस्प्रूव कर सकते हो, अगर इफ यू हैव कि नहीं मैं इसको डिस्प्रूव कर सकता हूँ आपने जो स्टेटमेंट बोला, आई विल मेक द वेवलेंथ टू बी सेम. अगर आपके पास ऐसा स्टेटमेंट है तो भी आई एम हैप्पी. प्लीज कॉन्ट्राडिक्ट मी, सो आई वांट यू टू प्रूव इट. एग्जैक्टली. कंडीशंस फुलफिल होना इज इम्पोर्टेंट. तो आपको किसी भी तरीके से ये प्रूव करना है कि वेवलेंथ्स आर नेवर गोइंग टू बी सेम in both the, though I am keeping the length to be same, though I am keeping the end correction to be same, but then also I'll not get at any of the point, I'll not get that the frequencies in both the the wavelengths and the frequencies in both the conditions will be same. I'll not get that part. I'll not get wavelength to be same in both the conditions for a particular point. Let's try to prove it for fundamental frequency. फंडामेंटल के लिए प्रूव करते हैं. फंडामेंटल के लिए नहीं हो रहा है तो बाकी की जो फ्रीक्वेंसी सेट होती है वो तो फंडामेंटल के ही मल्टीपल्स होती है. जब फंडामेंटली सेम नहीं करेगा तो बाकी के जो मल्टीपल्स होंगे वो कैसे सेम करेंगे. मल्टीपल्स में क्या होता है, सिर्फ 2, 3, 4 मल्टीप्लाई होता जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ. तो लेट्स ट्राई टू प्रूव इट फॉर फंडामेंटल ओनली, कि फंडामेंटल में ही दोनों में वेवलेंथ अलग अलग आते हैं. फंडामेंटल में अगर दोनों में वेवलेंथ अलग अलग आते हैं तो बाकी जितनी भी मल्टीपल्स होंगे वो तो सारे फंडामेंटल के ही होते हैं. तो जब फंडामेंटल पे ही वो चीज फॉलो नहीं हो रही है तो बाकी किसी पे भी वो चीज फॉलो नहीं होगी. सो लेट्स ट्राई टू प्रूव इट. ओके, नाउ वी नो दैट our NP, I'm going for the proof. NP for pipe closed at one end is given by 2p plus 1 into n. मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो n है ना इसको मैं NC से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मीन्स इट इज पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का कंडीशन.
and NP for नीचे C लिखती हूँ जरा इसके open is given by, अगर आपको याद हो, it was P plus 1 into NO, है ना? These are the conditions. ये general conditions है. This is fundamental. This is frequency at any of the overtone, and this is also frequency at any of the overtone. That is pth overtone. Correct. Here NC is representing fundamental frequency of pipe closed at one end, and N0 is representing fundamental frequency of pipe open at both the ends. Okay. Now, fundamental frequency of pipe closed at one end को किस चीज से, किस फॉर्मूले से दिया जाता है? V by 4L. Correct है? Now what I'm going to do, and pipe open at both the ends are given by V by 2L. V by Let's 2L. substitute this. ऊपर substitute करते हैं जरा, देखते क्या आता है. So NPC 2P plus 1 NC पे क्या आ जाएगा? V by 4L. ये NPC से इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि we are talking about frequency at any of the overtone of pipe closed at one end. Frequency of pth overtone for pipe open at both the ends. ये सिर्फ ये सिंबल सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट कर रहा है. चीजों को थोड़ा क्लियर करने के लिए लिख रही हूँ इस तरीके से. So N नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? P by V by 2L. अब इस V को जरा नीचे भेज देते हैं. We'll put this V on downside. What we will get? Because velocity is always same. Velocity of a sound in a medium is same. So here P थोड़ा नीचे लिखती हूँ. NPC by V is equals to how much? 2P plus 1 by 4N. And here NPO by V is equals to P plus 1 by 4L. अब हमको पता है V is equals to N lambda होता है. 4L नहीं आएगा मैम. Sorry, 2L आएगा. V is equals to N lambda होता है, तो V by N is equals to lambda होता है. अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, so this will become V by NPC is equals to 4L by 2P plus 1. And here it will be V by NP naught is equals to 2L by P plus 1. This is your lambda of pipe closed at one end, and this is your lambda of pipe open at both ends. And you can see कि यहाँ पे 2P से वेरी हो रहा है, यहाँ पे P से वेरी हो रहा है. Can you see the conditions? यहाँ पे 4L से वेरी हो रहा है, यहाँ पे 2L से वेरी हो रहा है. So अगर आप इसको इक्वेट कर ले, अगर आप बोलो कि ये दोनों सेम है, मैम ये कभी सेम हो सकता है, तो अब इन दोनों को इक्वेट करो, आपको एक अलग ही इक्वेशन मिलेगा. लेट्स से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. हम क्यों माने कि नहीं होता सेम? लेट्स से वी विल कॉन्ट्रडिक्ट. वी से दैट एट एनी ऑफ द pth overtone the lambda is same. किसी चीज को राइट रॉन्ग प्रूव करके आप राइट प्रूव कर सकते हो. अगर वो रॉन्ग के कंडीशन पे फॉलो नहीं कर रहा है, आपके बेसिक्स लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है, मींस वो कंडीशन राइट है जो दिया हुआ है. मेरे को उसने बोला कि ये कभी सेम नहीं हो सकता, ऐसा प्रूव करो. मैं बोल रही हूँ आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग यू. मैं बोलती हूँ कि दोनों सेम होता है, कहीं पे तो सेम होता है, कहीं पे भी हो. एक पीथ ओवरटोन पे, एक पीथ पे वो दोनों सेम होता है, ऐसा मैंने बोल दिया. लेट्स ट्राई टू सॉल्व. क्या आता है? 4L by 2P plus 1 is equals to 2L by P plus 1. ठीक है? This LL got cancelled. You got 2 by 2P plus 1 is equals to 1 by P plus 1. ये यहाँ पे भेज दो, ये यहाँ पे भेज दो. Is it same? ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन से ये सेम होगा क्या? 2 into P plus 1 and 2P plus 1 ये दोनों कभी सेम आ सकता है क्या? किसी भी वैल्यू के लिए? किसी भी P वैल्यू के लिए? नहीं आ सकता. So this condition cannot be followed. This condition is not valid. So your lambda P and lambda of a P of a pipe closed at one end can never be equal to lambda of a pipe closed at open at both ends. This is what we proved. Contradict is wrong. Therefore. Yes. हमने जो consider किया that is wrong. तभी तो हमको ऐसा आया. So we proved that
This lambdas can never be equal. Though we keep the length of the pipe to be same, though we keep the diameter of the pipe to be same, then also will not get this condition, will not get this particular condition. Always they will be different. Hope you are clear. एक बार चाहिए तो go through कर लो यहाँ से. क्या अमन, क्या हुआ, क्या नहीं समझा? क्यों ऐसे पूछ रहे हो? फिर समझा आपको? ओके, सो एक बार चाहिए तो आप गो थ्रू कर सकते हो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो. देन अदरवाइज वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट कंडीशन. दिस आर द कंडीशंस व्हिच आई हैव डन. कहीं पर कुछ डाउट है तो एक बार गो थ्रू करो, और कुछ नहीं समझा है तो पूछ सकते हो. अगर कुछ मिस भी हुआ है तो आप पूछ सकते हो. आई एम ऑलवेज गिविंग यू टाइम टू थिंक अबाउट इट, टू आस्क. अगर कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, नहीं क्लिक हो रहा है, प्लीज 10 बार पूछो, मैं 10 बार समझाऊंगी. बट डोंट लीव इट, आई ऑलवेज से दिस, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम होती है उस वजह से. तो प्लीज क्लियर इट आउट. कुछ भी डाउट है, कुछ भी डिफिकल्टी है, यू शुड क्लियर इट ऑन द स्पॉट. Should I change the page? This is the condition we have taken to prove it wrong. Let us consider. Let us consider. नहीं तो बोलोगे मिस ये कैसे ले लिया अचानक से. उधर कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है. नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन कभी नहीं हो सकता. आप कोई भी पी डाल के देख लो, आपको कभी वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी. 2 = 3 कभी नहीं हो सकता. सो दिस कंडीशन इज नेवर फॉलोड. अब ये कंडीशन नहीं आएगा तो ऊपर का कंडीशन कैसे आएगा? नहीं, ऐसे ही मतलब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट किया है ना. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ, वैसे तो आप मैथमेटिकली, आप वैसे वो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, आप लिख सकते हो आपको चाहिए. हाँ, वही किया है ऐसा मैम, इसीलिए वैसा करते हैं आप मोस्टली. आप आगे जाके बहुत से ऐसे फिजिक्स की थियरीज उल्टा ही कंसीडर करके राइट प्रूफ करोगे. बोलो बोलो. मैम मेरा ना वो, हेलो. हाँ सृष्टि, मैम मेरा फंडामेंटल बीच में ना मेरा मिस हुआ था. बीच में ना मेरे लेक्चर्स मिस हुए थे. फंडामेंटल मोड्स मुझे फिर से एक्सप्लेन करेंगी क्या? सृष्टि, कल संडे को ना सर शायद सारे लेक्चर्स अपलोड कर देंगे वेव्स के, तो आप एक बार वहाँ पे गो थ्रू करो. अगर आपको वहाँ पे भी नहीं समझता है ना, तो मैं आपको वापस से जब मैं रिवीजन लूंगी ना, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से वो चीज सिखा दूंगी. समझा? आई एम गोइंग टू टेक द रिवीजन, तो मैं वहाँ पे आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वापस से थोड़ा सा फोकस कर दूंगी कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए. शुड आई गो अहेड? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? Okay, let's go ahead. Before starting with this, I'm sharing one video with you. आकांक्षा, तुमने वो रेजोनेंस वाला वीडियो सबको शेयर किया था? नहीं मिस, कैसे अलाउड नहीं है ग्रुप पे भेजने को. ग्रुप में थोड़ी ना अलाउड है, बाकी लोगों ने एडमिन्स आर अलाउड ना. ओके फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं. आई एम शेयरिंग इट, एक बार देख लो, उसके बाद वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट कंडीशन. आई एम शेयरिंग इट. एक काम करती हूँ, मैं वो वीडियो ना आपको ग्रुप पे मैं कमलेश सर को भेज देती हूँ. कमलेश सर आपको ग्रुप पे भेज देंगे, सो यू विल गो फॉर इट. वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं, आप वो एक्सपेरिमेंट अपने एग्जाम्स में करने ही वाले हो, बट स्टिल आपको देखना है कि वो कैसे होता है. तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, मैं कमलेश सर को बोल दूंगी, वो आपको भेज देंगे अलॉन्ग विद द नोट्स. तो आप एक बार देख लेना इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम. उसमें सिर्फ इतना करना होता है कि आपको लेंथ चेंज करते जाना होता है, और जिस लेंथ पे भी आपका सबसे ज्यादा वॉइस सुनाई देता है वो आपका रेजोनेटिंग लेंथ होता है. ओके, चैट में नहीं भेज रही हूँ मैं कमलेश सर को बोल दूंगी, वो भेज देंगे, आप लोग देख लेना एक बार. ठीक है, तो उसमें सिर्फ इतना ही करना होता है, आपको लेंथ चेंज करना होता है. उस ट्यूनिंग फॉर्क, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क से आप वेव जनरेट करते हो. वो ट्यूनिंग फॉर्क, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जनरेट करता है. वो वेवलेंथ पे आपका एक लेंथ ऐसा आता है जिस लेंथ पे आपको सबसे ज्यादा वॉइस सुनाई देती है, और उस वॉइस जहां पे सबसे ज्यादा वॉइस सुनाई देती है जिस लेंथ पे भी, वो उसका रेजोनेटिंग लेंथ होता है.
ओके नहीं, आज मैं सर को याद से भिजवा दूंगी क्योंकि उनको बहुत सारे नोट्स भेजने होते हैं, इसलिए वो भूल जाते हैं। मैं याद से बोल दूंगी आज उनको तुरंत भेजने के लिए। ओके आई विल पिंग हिम आउट कि नहीं भेजना ही है करके, डोंट वरी। ओके लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट फॉर वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग में यही चीज वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, जैसे अभी हमने ऑर्गन पाइप देखा, हमने क्लोज एट वन एंड ओपन एट बोथ द एंड्स देखा। अब हम देखेंगे वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। ओके एक स्ट्रिंग है एक लेंथ की, पर उससे पहले मुझे कुछ समझाना है रिगार्डिंग दिस। सर ध्यान से देखो, मैं क्या कर रही हूँ, एक दो रिजिड सपोर्ट्स ले रही हूँ, बीच में एक स्ट्रिंग की लेंथ को मैंने एक अटैचमेंट किया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट भी आप करोगे, इस एक्सपेरिमेंट का नाम सोनोमीटर है। ये एक्सपेरिमेंट आप करते हो इन योर एक्सपेरिमेंटल लैब, दैट इज योर प्रैक्टिकल लैब। ओके हम क्या करने वाले हैं, दो साइड से एक रिजिड सपोर्ट रखने वाले हैं और बीच में एक स्ट्रिंग को टाई करने वाले हैं। मैं स्ट्रिंग को क्या करूंगी, स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग तरीके से वेव जनरेट करूंगी। आप वेव जनरेट करने के लिए अगेन आप ट्यूनिंग फॉर्क का यूज कर सकते हैं कि आप ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे स्ट्राइक करें और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पास लेके जाए। तो जिस फ्रीक्वेंसी से आपका ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का, उसी वेवलेंथ का वेव वो जनरेट करेगा आपके स्ट्रिंग के ऊपर। तो आपका स्ट्रिंग भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अलग एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी चेंजर, अगर आपको याद हो मैंने जो वीडियो दिखाया था उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी चेंजर उसने यूज किया था, जिसके हेल्प से वो वेव जनरेट कर रहा था। फ्रीक्वेंसी चेंज करते जा रहा था, लूप्स चेंज होते जा रहे थे। इज इट विजिबल और इट इज फ्रीज्ड? अब दिख रहा है। फ्रीज है। एक मिनट, फ्रीज है मैम, फ्रीज। ओके फाइन। ये वाला ही एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, और एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी चेंजर के हेल्प से हम उस स्ट्रिंग में वाइब्रेशन जनरेट करेंगे। आप जितना फ्रीक्वेंसीज, अगर आपको याद हो, अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद हो, वो वीडियो भी मैंने सेंड किया था। आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाओगे, आपका वेव्स का साइज उतना छोटा होते जाता है और नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाता है। यही चीज तो हमने पीछे भी की है। नंबर ऑफ ऑर्गन पाइप में हमने वेवलेंथ कम करते गए तो हमारा लूप्स बढ़ता गया, फ्रीक्वेंसीज जितना वेवलेंथ हम कम करते गए, फ्रीक्वेंसीज उतने से बढ़ते गया। वही चीज आपने उस वीडियो में भी देखा कि धीरे धीरे उसका जो वाइब्रेशन होता है वो फास्ट होता जाता है, मींस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन 1 सेकंड बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो लूप्स बढ़ाते जाता है, दैट इज वेव्स कम करते जाता है, वेवलेंथ कम करते जाता है। वेव्स नहीं कम कर रहा है, वेवलेंथ का साइज कम कर रहा है। ओके सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी होती है स्ट्रिंग में, आपकी जो वेलोसिटी होती है स्ट्रिंग में, वो वेलोसिटी, the formula for the velocity inside the string is given by under root of t by m. Okay, velocity of a wave inside the string is given by under root of t by m, where इसका proof नहीं है, आपको proof नहीं दिया है आपको, where this t is the tension in the string. Here t is tension in the string. Okay, कितना टेंशन आपने क्रिएट किया है, कितने वेट के हेल्प से, that is t is the tension in the string, and m is linear mass density. आपको पता है there are different types of densities, correct? अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप एरियल की बात करें तो मास पर यूनिट एरिया। अगर आप लीनियर, मतलब आपका ये स्ट्रिंग है ना, इट्स अ लीनियर मटेरियल, सो इट इज लीनियर, इट्स लीनियर मास पर मास डेंसिटी का मतलब होता है कि मास इन अ यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना मास है, दैट गिव्स यू लीनियर मास डेंसिटी। जैसे वॉल्यूम मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, एरियल मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट एरिया, वैसे ही लीनियर मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ। एक बात याद रखना, दिस इज नॉट टोटल मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। आपका ये कंफ्यूजन भी सम्स में होगा, वो सम में आपको बोलेंगे कि दिस इज द टोटल मास
and length of the string is 18 centimeter. Total mass is, let's say 0.2 kg. So total mass नहीं है ये जो small m है, this is linear mass density, means mass per unit length. आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. Total length, total mass divided by total length. इससे आपको पता चल जाएगा कि एक यूनिट लेंथ में कितना मास कंट्रीब्यूट कर रहा है वो. क्लियर? तो ये सम सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान देना है कि दिस इज लीनियर मास डेंसिटी. ये जो पार्ट है ये लीनियर मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ है, टोटल मास नहीं है ये. सीधा 0.2 करके सॉल्व मत करना. क्या हुआ अमन? अनम्यूट करो और पूछो. अमन अनम्यूट करके पूछो. हेलो मिस, हाँ बोलो. रियल मास दिया तो पूरा. रियल मास का मतलब क्या है? व्हाट इज रियल मास? टोटल तुम मास. तो आइंस्टाइन के टर्म में बात कर रहे हो. आइंस्टाइन ने रियल मास, सुडो मास ऐसा बोला था. रियल मास नहीं होता, टोटल मास होता है. टोटल मास दिया है तो आपको लेंथ भी देगा, तो आपको वो टोटल, मैंने ये बोला ना ये टोटल मास है. अगर उसने बोला टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस मच, लेंथ इज दिस मच, तो आप क्या करोगे? आप लीनियर मास डेंसिटी निकालोगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ. अगर टोटल वो लेंथ. दिया तो आपको एक ये दिया है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे. अगर उसने बोल दिया कि दिस इज द लीनियर मास डेंसिटी ओनली, तब तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे, तब थोड़ी ना डिवाइड नहीं करोगे. मिस, अगर सिर्फ टोटल मतलब पूरा मास ही दिया है, लेंथ नहीं दिया है. नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे वो. अगर सर- ऐसा करते भी है तो वो किसी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में करेंगे. कैसे? जैसे सोनोमीटर्स वगैरह होता है ना, सोनोमीटर्स का लेंथ जो है वो फिक्स रखा जाता है. इट इज उसका जो व्हाट वी से, जो उसका स्ट्रिंग वो यूज करते हैं नॉर्मली वो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का यूज करते हैं. तो वहां पे वो बोल देंगे कि इट इज एन सोनोमीटर, तो आपको सीधा दिमाग में आ जाएगा अच्छा सोनोमीटर है तो उसका स्ट्रिंग इज 100 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्टली वो यूज कर सकते हो. अदरवाइज वो ऐसा नहीं करेंगे. अगर वो ऐसा करे तो वो बोलेंगे कि इट इज लीनियर मास डेंसिटी, या फिर वो मास और लेंथ दोनों देंगे आपको. ठीक है, लेट्स गो अहेड. So velocity in the string is given by under root of t by m, where t is the tension in the string and m is the linear mass density. ठीक है, that is mass per unit length. Now let's go ahead, let's try to find out the vibrations. आपको अगर याद हो सबसे पहला वाइब्रेशन, should I show you that video again? वापस से देखना है आपको या आपको याद है? हाँ तो मुझे मैम, बताने में मैम इजी मेरे होगा. को इधर दिखा ही नहीं वीडियो कुछ. नहीं दिखा? हाँ 2 मिनट के लिए आपका स्क्रीन फ्रीज था, फिर बाद में आवाज आया कि स्क्रीन फ्रीज है, कि मैंने बोला हाँ यस. नहीं आज नहीं दिखाया मैंने वीडियो. वीडियो मैंने सेंड किया है आपको. ठीक है, एक बार वो वीडियो देखते हैं. वेट फॉर अ व्हाइल. प्रतिभा मैम आप हो यहाँ पे? हाँ बोलो ना. स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ मैं? आप 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो. हाँ करो करो, स्क्रीन शेयर ऑफ है. ऑन है ऑन है. एक्चुअली मुझे वीडियो सर्च करना पड़ेगा, प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए. यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहा है जिससे आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग वेव जनरेट कर सकते हो स्ट्रिंग के ऊपर. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वीडियो वंस. देखो जब उसने फर्स्ट वाइब्रेशन स्टार्ट किया, ही इज जस्ट क्रिएटिंग द फर्स्ट लूप. वो सिर्फ एक फर्स्ट लूप क्रिएट कर रहा है. दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में उसने एक स्ट्रिंग ये किया है. यहाँ पे 2 लूप्स हो गए.
हाँ हेलो मिस। तो कुछ अलग देखना है तुमको, वेट मैं कुछ और अलग दिखाती हूँ। तुम लोग फिजिक्स पढ़ने के साथ अच्छे से डील करना ही नहीं चाहिए, दैट्स द प्रॉब्लम। Let's go ahead with the part then. So here I am attaching the string on the rigid supports, and I am creating different waves on this particular string. So if I go ahead with the first mode, that is fundamental mode, or you can say first harmonic. जब आपको सब आता है तो आई एम गोइंग टू रन इट नाउ, अच्छी बात है। फर्स्ट हार्मोनिक, सो सबसे पहला वेव आपको पता है, दो दिस आर रिजिड सपोज, तो दोनों साइड में नोड आना चाहिए। दिस इज द बेसिक कंडीशन यू शुड गेट, बिकॉज जहां पे इजीली मूव नहीं हो सकता वी ऑलवेज गेट अ नोड देयर। सो सबसे पहला वेव जो आप साइज का वेव जो आप एडजस्ट कर सकते हो, दैट इज दिस वन। सो हियर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग has been divided into lambda by 2 का कंडीशन, lambda by 2 ही कवर कर पा रहा है ये, इतना बड़ा वेव है कि it will go ahead first with the first condition as lambda by 2 means first fundamental mode और first harmonic में। मैं आपको वो वीडियो इसलिए वापस दिखा रही थी क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि जैसे जैसे आप लूप रेड्यूस करते जाते हो, वेव लेंथ रेड्यूस करते जाते हो, आप खुद उस वीडियो में देखते हो कि उसका वाइब्रेशंस और ज्यादा फास्ट होता जाता है, मीन्स फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ये मुझे उस वीडियो से वापस दिखाना था, बट सिंस फाइन you all are smart, अच्छी बात है। So here your length is divided into lambda by 2. 2L is equals to lambda. अब मुझे पता है V is equals to N lambda. So V by lambda is equals to N. यहाँ पे lambda is given by 1 by 2L. Sorry, lambda is 2L. So V by 2L is equals to N. Therefore, N is equals to 1 by 12। v की जगह पे हमको पता है v हमारा स्ट्रिंग में किससे दिया जाता है, फॉर्मूले से, अंडर रूट ऑफ t by m। सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ वाइब्रेशन ऑन अ स्ट्रिंग, where t is the tension in the string and m is linear mass density. This is your fundamental mode, fundamental frequency and first harmonic. ये आपकी fundamental frequency है और first harmonic है। This is your fundamental frequency and first harmonic. Next try करते हैं। Organ pipe was an example of longitudinal stationary wave, and this string one is an example of transverse stationary wave. Hope you are clear. यही सारे conditions को use करके same again I am keeping the length to be same. Next जो मोड में जनरेट कर सकती हूँ स्ट्रिंग के ऊपर, जो वेव में जनरेट कर सकती हूँ, नाउ इट गोज फॉर if I change the frequency I'll get the next wave is something like this. Node. This dotted line shows that we are talking about a stationary wave. After some time this part will be there, after again this will be here, so it is going to oscillate on single point. So here your length is divided into lambda. This is lambda 1, this is lambda 1 by 2, lambda 1 by 2. Here we are talking about first overtone. L is equals to lambda 1, V is equals to n lambda, आपको पता है, तो n1 lambda 1 आएगा, नया फ्रीक्वेंसी आएगा। लैम्बडा रिड्यूस किया है हमने, पहले जहां पर सिर्फ लैम्बडा बाय 2 ही कवर हो पा रहा था, वहां पे साइज इतना रिड्यूस किया है कि पूरा लैम्बडा आ जा रहा है इसके अंदर। सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ एन फ्रीक्वेंसी चेंजर। आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाओगे इन पर्टिकुलर लेंथ, 1 सेकेंड में आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे। यू नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अगर आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बढ़ाते जाओगे तो आपका वेवलेंथ जो है वो रिड्यूस होता जाता है। V is equals to n1 lambda 1, so n1 into L, V by L is equals to n1, but V by 2L था, so we have to multiply and divide by 2 to get in the terms of fundamental frequency. So 2V by 2L is equals to n1, V by 2L is your n,
So 2 times of n is equals to n1. This is your second harmonic and first overtone. Okay, but यहाँ पे v is given by what? Under root of t by m. ये v जो होगा वो under root of t by m से सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये पूरा पार्ट जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड केस. और साइज को रिड्यूस करना है सेम लेंथ के अंदर. और साइज को रिड्यूस करना है. देखते हैं कितना पार्ट आ सकता है वेव का. एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी. लेट्स ट्राई टू गेट इट. दिस पार्ट. होप आपको समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं. दिस इज लैम्बडा 2 by 2, लैम्बडा 2 by 2, लैम्बडा 2 by 2 मींस पूरा लेंथ अब कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है. दिस वाज वी हैव टेकन लैम्बडा 1. पहला लैम्बडा साइज लिया था, दूसरा लैम्बडा 1 साइज लिया, तीसरा लैम्बडा 2 ले रहा है. सो दैट अगेन माय नोड टू नोड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. So your length, the same length has been divided into 3 lambda 2 by 2. Now 2L by 3 is equals to lambda 2. V is equals to N2 lambda 2. That is equals to N2 2L by 3. 3V by 2L is equals to N2. V by 2L. Your V is equals to under root of T by M. So this V by 2L is your N. So it is 3 times of N. That is equals to N2. So this was your third harmonic and second overtone. Okay, means you can see all the frequencies are present on your string. There's a pipe open at both the end. All the frequencies were found. All the harmonics, sorry, all the frequencies नहीं, all the harmonics were present in your pipe open at both the ends. वैसे ही string में भी all the harmonics are present. सिर्फ pipe closed at one end में आपको odd harmonics मिलता है. बाकी दोनों conditions में आपको सारे harmonics present मिल रहे हैं. Means आपके सारे harmonics पे perfect resonance होने वाला है. You'll get a maximum amplitude. There will be no damping in your pipe open at both the ends in your string. दोनों में damping बहुत कम होगा. सारे हार्मोनिक्स आपको प्रेजेंट होकर मिलेंगे एज अ ओवरटोन. सो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग. ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. हाँ बोलो बोलो अमन, सुन रही हूँ. वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग से. हेलो बोलो. हाँ सुनो, बोलो. यू आर ऑडिबल. हाँ हेलो मिस, वो जो लास्ट वाला प्रीवियस पेज दिखाओ ना, एक मिनट. मिस उसमें वो सेकेंड लास्ट स्टेप क्या हो गया? उसमें क्या किया मिस? कुछ नहीं. ये वाला पार्ट पूछ रहे हो? नहीं नहीं, नीचे वाला. ये यहाँ पे भेज दिया, 12 नीचे भेज दिया तो N2 3V by 2L आया. V by 2L क्या था हमारा? V is under root of T by M because we are talking about string. So V by 2L that is under root of T by M by 2L क्या होता है हमारा? Fundamental frequency. 3 times of N is equals to N2. So this is your third harmonic and second overtone. That's all. And can you see one more thing? Alternately you are getting node and antinode. Node, antinode. Node, antinode. Node, antinode, and again node. So always your node and antinodes are alternates. So all the harmonics are present in vibration of a string. For fifth overtone, your harmonic is given by, for fifth overtone, क्या आएगा बताओ? जब सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है तो क्या फॉर्मूला आएगा? P+1. P+1 into N. Yeah. Then N is the fundamental frequency. मिस वो टेम्परेचर से डैम्पिंग कैसे होती है, वो एक बार बताओ ना. टेम्परेचर से? टेम्परेचर नहीं है, वो टेंशन है.
मैंने कितनी बार रिपीट किया, दिस कैपिटल टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और हाँ मिस वो टेम्परेचर से भी पता है। डैम्पिंग होती है। हाँ तो वही दूसरा वाला पूछ रहा था। टेम्परेचर से डैम्पिंग इसलिए होती है, हाँ टेम्परेचर से डैम्पिंग इसलिए होती है क्योंकि आप क्या करते हो, एनर्जी पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, वैसे वैसे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत जोर जोर से टकराते हैं, जिसकी वजह से दे लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जितना परफेक्ट वाइब्रेशन होना चाहिए उनकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट में लॉस हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर की वजह से भी डैम्पिंग होती है, समझा। हाँ मिस। जब आप किस मोबाइल को जब आप ज्यादा यूज करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फास्ट भागते हैं अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं भागते, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, चार्जेस जो ट्रांसफर होते हैं बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, तो वहां पर हीटिंग प्रोड्यूस होती है, तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट में चली जाती है। So same happens when you goes on increasing the temperature. मिस और ठीक है, दोपहर के धूप में भी वही होता है क्या? सेम सेम सेम। हेलो। आपका जो एटम्स दोपहर है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करता है, बहुत ज्यादा, इसकी वजह से हीट एनर्जी लॉस होती है आपके बॉडी से। वो कोई तो गिव रीजन में देखा था क्या, वो दोपहर में कम सुनाई देता है धूप से। हाँ दैट्स ट्रू, हाँ ठीक है मिस। पार्टिकल्स का वाइब्रेशन फास्ट हो जाता है ना, आपके एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इससे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वहां पे बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है उस चक्कर में। ठीक है, लेट्स गो अहेड विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। 5 मिनट में ये कवर हो जाएगा टॉपिक, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। आज नॉर्मली ये टॉपिक का 90% होना चाहिए था, बट थोड़ा सा पार्ट रह गया, सो दैट वी विल कवर टुमारो, नॉट अ बिग डील। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये लॉज है जो आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड आपको कुछ चीजें समझाने वाले हैं रिगार्डिंग योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/2L under root of T by M, where T is the tension in the string, M is the linear mass density, and L is the length of that particular string. Okay, now according to first law of vibrating string, which is also known as law of length, इसको law of length भी बोलते हैं। क्या है लॉ ऑफ लेंथ, क्या बोलता है लॉ ऑफ लेंथ, कि अगर आपने टेंशन और मास, ये दोनों सॉरी टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी, अगर आपने ये दोनों कांस्टेंट रखा, इफ यू कीप द टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी m to be constant, so your frequency n will be inversely proportional to the length. आप लेंथ जितना बड़ा करते जाओगे आपका वेव का फ्रीक्वेंसी उतना कम होता जाएगा, इफ यू कीप द टेंशन एंड मास टू बी कांस्टेंट। दिस इज जस्ट अ लॉ ऑफ लेंथ। मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि आई एम कीपिंग द टेंशन एंड मास टू बी कांस्टेंट, सो the length of the string is 20 centimeter, this much is the frequency, fundamental frequency. Then if I increase the length by 20 centimeters, what will be the new fundamental frequency? So if these two are constant, you will get n is inversely proportional to L. This is what is law of length. जितना जितना साइज बढ़ाते जाओगे फ्रीक्वेंसी उतनी उतनी कम होती जाएगी उसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। So n is inversely proportional to L. बस इतना ही है फर्स्ट लॉ ऑफ लेंथ, that if you keep the tension of the string and mass to be constant, you will get fundamental frequency is inversely proportional to length of the string. Second law, which is called as law of tension. लॉ ऑफ टेंशन ये बोलता है कि अगर आपने लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटी ये दोनों अगर आपने कांस्टेंट रखा तो आपका n is directly proportional to under root of t. This is law of tension. कि अगर आप लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी को कांस्टेंट रखो तो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूरी तरीके से अंडर रूट ऑफ टी पे डिपेंड करेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ टेंशन। एंड द लास्ट वन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, जरा इसको ध्यान से देखना, इससे कुछ कंक्लूजन मिलने वाला है।
लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, सिंपल सा फंडा है. लेंथ बोला तो टी और एम को कांस्टेंट रखा, टेंशन बोला तो एल और एम को कांस्टेंट रखा. तो लीनियर डेंसिटी बोला है तो ऑफ कोर्स टेंशन और लेंथ को कांस्टेंट रखने वाले हैं, है ना. सो here n is inversely proportional to under root of m if you keep tension and length of the wire to be constant. बट इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है जरा वो फाइंड आउट करते हैं. कुछ और रिलेशंस भी इससे मिलेंगे. व्हाट इज दिस m? m is linear mass density, and if it is a string, if it is a wire or if it is a rope, तो अगर आप इस रोप को देखो, it is somewhere cylindrical, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एल. करेक्ट है. सो यो अगर ये पाई आर स्क्वायर एल है, what relation will you get between this one and this one? Try to get the relation between these two. Try करो, बता सकते हो, क्या कर सकते हो. What is small m? linear mass What is density. small m? Total mass per unit length. अगर मैं टोटल मास को चाहूँ तो मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ. टोटल मास इज, or you can say total density is mass m upon volume. So total mass m will be density into volume is equals to capital M. Since it is a cylinder, cylinder का volume is given by pi r square L is equals to m. Let's substitute this here. So m is equals to density into pi r square L by L. Pi r square. It's got cancelled. So you got a small m as rho into pi r square. अब हमारा फॉर्मूला क्या था? n is equals to 1/2L under root of t by m. इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है. m is equals to 1/2L under root of t by rho into pi r square. L और t तो हमने कांस्टेंट रखा है, मतलब आपकी, सॉरी दिस इज n ना, m की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है. So you can find that if you keep the length and tension to be constant, your fundamental frequency is inversely proportional to density. Root of ना? Root of density, of course. मतलब जितना ज्यादा डेंसिटी होगी फ्रीक्वेंसी उतना, जितना ज्यादा डेंसिटी होगा, डेंस होगा, फ्रीक्वेंसी उतना कम जनरेट होगा. सिंपल सा फंडा है. जितना डेंस आपका ये लोगे स्ट्रिंग, उसका वाइब्रेशन उतना स्लो होगा. R constant है? No, R is not constant. It is also inversely proportional to R. That is उसको radius एक of ही the wire. फॉर्मूला में डाल देते हैं ना. चलेगा, नो इशू. मुझे सिर्फ आपको समझाना था कि अगर आपने लेंथ को कांस्टेंट रखा और टेंशन को कांस्टेंट रखा तो आपको इस पर्टिकुलर लॉ से तीन कंडीशंस मिलते हैं. That it is n is inversely proportional to under root of m, n is inversely proportional to under root of hole density, that is volume density, and n is also inversely proportional to the radius of the string. और ये चीज तो कंक्लूडेड है. डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाइब्रेशन फास्ट नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी 1 सेकंड में. रेडियस भी ज्यादा होगा, मोटा है वायर तो भी वाइब्रेशन स्लो हो जाएगा. So this is what you get, and you verify this loss with the help of an experiment known as sonometer. ये सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट आपको सिलेबस में है, तो कल मैं इसका वीडियो दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि वेरीफाई कैसे किया जाता है. मैम एक ही फॉर्मूला में लेंगे तो n will be inversely proportional to 1/root of rho into r, under root of अंडर rho रूट into r. रो इंटू आर. That's all. मिस ऊपर वाला दिखाओ ना, 1 मिनट. हाँ मिस. So we will wind up here.